मनी लॉन्ड्रिंग, ये शब्द हम न्यूज में, फिल्मों में, मतलब हर जगह सुनते हैं, पर कभी सोचा है कि इसका असली मतलब क्या है? बिल्कुल, ये सिर्फ पैसे छिपाने से कहीं ज्यादा है। हाँ, जैसे मान लीजिए एक भ्रष्ट अधिकारी ने रिश्वत में 5 करोड़ रुपए कमाए। अब ये पैसा जाहिर है गंदा है, काला धन है। वो इसे सीधे बैंक में जमा नहीं कर सकता या जाकर एक फार्म हाउस नहीं खरीद सकता। इनकम टैक्स वाले तुरंत पूछेंगे, भाई साहब ये पैसा कहाँ से आया? और यहीं से उसका असली मिशन शुरू होता है, इस गंदे पैसे को साफ करना, उसे ऐसा दिखाना कि वो कानूनी तौर पर कमाया गया है। और यहीं पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 यानी पीएमएलए तस्वीर में आता है। जी, ये कानून उस अपराधी के रास्ते में बिछाई गई एक माइनफील्ड की तरह है। इसका मकसद सिर्फ अपराधी को सजा देना नहीं, बल्कि अपराध से होने वाले मुनाफे को ही खत्म कर देना है, ताकि अपराध करना फायदेमंद ही ना रहे। बिल्कुल। तो आज हम इसी माइनफील्ड का नक्शा समझने वाले हैं। हमारा मिशन है पीएमएलए 2002 के अध्याय 2 के प्रावधानों को सरल भाषा में समझना। हाँ, कि वो कौन से नियम हैं जो उस 5 करोड़ के गंदे पैसे को सिस्टम में घुसने से रोकते हैं। और अगर वो घुस भी जाए तो उसे पकड़ते कैसे हैं? चलिए इस पूरे खेल को परत दर परत खोलते हैं। और ये बता दें कि हमारी ये सारी जानकारी NISM IFSC के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग इन द IFSC सर्टिफिकेशन कोर्स की वर्कबुक पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। उस 5 करोड़ रुपए को कानून की भाषा में क्या कहेंगे? कानून इसे कहता है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, मतलब अपराध की आय। जी, इसका मतलब है किसी भी सूचीबद्ध आपराधिक गतिविधि से सीधे या, और ये बहुत जरूरी है, परोक्ष रूप से मिली कोई भी संपत्ति। एक मिनट, परोक्ष या इनडायरेक्ट से क्या मतलब है? मतलब अगर वो उन 5 करोड़ से कोई रेस्टोरेंट खोल लेता है और उससे जो कमाई होती है, क्या वो भी अपराध की आय मानी जाएगी? बिल्कुल, यही इस कानून का सबसे बड़ा हथियार है। उस रेस्टोरेंट से होने वाली हर एक रुपए की कमाई भी अपराध की आय ही मानी जाएगी। अच्छा। अपराधी पैसे को कितनी भी बार घुमा ले, कितनी भी कंपनियों से निकाल ले, उसका वो जो दाग है वो नहीं मिटता। कानून उस पैसे की पूरी यात्रा को ट्रैक करता है, सिर्फ शुरुआती रकम को नहीं। वाह, मतलब पैसे का पेड़ कहीं भी लगे, अगर बीज जहरीला था तो फल भी जहरीला ही माना जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, तो मान लीजिए वो पैसे से कुछ और खरीदता है, जैसे जमीन, सोना, या आजकल जो चल रहा है क्रिप्टो करेंसी या NFTs। हाँ, क्या कानून इन सब चीजों को भी पकड़ सकता है? हाँ, और यहीं पर कानून बनाने वालों की दूरदर्शिता दिखती है। कानून में प्रॉपर्टी यानी संपत्ति की परिभाषा बहुत ही ज्यादा व्यापक रखी गई है। कितनी व्यापक? इसमें हर तरह की संपत्ति शामिल है, चाहे वो दिखाई दे या ना दे, चल हो या अचल, जमीन, मकान, कैश, शेयर, डिजिटल एसेट्स, सब कुछ। ये तो बहुत स्मार्ट है। अच्छा, तो अब उस अधिकारी को ये 5 करोड़ रुपए बैंकिंग सिस्टम में डालने हैं। वो किसी कंपनी या ट्रस्ट के नाम पर शायद खाता खोलेगा। बिल्कुल, और यहाँ पर सिस्टम के गेटकीपर्स सामने आते हैं, यानी रिपोर्टिंग एंटिटी। और रिपोर्टिंग एंटिटी जैसे बैंक? हाँ, बैंक, वित्तीय संस्थान, स्टॉक ब्रोकर, ये वो संस्थाएं हैं जिन पर इस कानून के तहत जिम्मेदारियां डाली गई हैं। और उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है बेनिफिशियल ओनर यानी लाभार्थी स्वामी को पहचानना। बेनिफिशियल ओनर, ये क्या कॉन्सेप्ट है? बेनिफिशियल ओनर का कॉन्सेप्ट एक तरह से एक्सरे मशीन जैसा है। एक्सरे मशीन? हाँ, कंपनियां और ट्रस्ट तो बस कपड़ों की तरह हो सकते हैं जिनके पीछे असली अपराधी छिपा होता है। ये प्रावधान सीधा अंदर देखकर उस असली इंसान को पकड़ता है जिसके हाथ में रिमोट कंट्रोल है। बैंक को ये पता लगाना ही होगा कि खाते या कंपनी का अंतिम मालिक कौन है। मतलब पर्दे के पीछे कौन है ये जानना जरूरी है। लेकिन ये सारी कार्रवाई तभी शुरू होगी जब पैसा किसी बड़े अपराध से आया हो, है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मतलब हर छोटे मोटे अपराध पर तो पीएमएलए नहीं लग जाता होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। पीएमएलए अपने आप में खड़ा नहीं हो सकता। इसे एक शुरुआती अपराध की जरूरत होती है, जिसे हम शेड्यूल्ड ऑफेंस या अनुसूचित अपराध कहते हैं। और ये क्या होता है? बस इतना समझना जरूरी है कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस तभी बनता है जब पैसा किसी बड़े गंभीर अपराध से आया हो, जैसे आतंकवाद, ड्रग्स की तस्करी, बड़ा भ्रष्टाचार या जालसाजी। ये सारे अपराध कानून की एक अनुसूची में लिस्टेड है। ठीक है, तो नींव समझ में आ गई। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। मान लीजिए हमारा वो भ्रष्ट अधिकारी इन शुरुआती रुकावटों को पार कर लेता है, तो वो कौन सी हरकतें हैं जिन्हें कानून मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध मानता है? ये धारा 3 में बहुत विस्तार से बताया गया है। आसान भाषा में
अगर कोई व्यक्ति अपराध की आय से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया में शामिल होता है या जानबूझकर मदद करता है या कोशिश भी करता है तो वो मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी है। कोशिश भी? हाँ, कोशिश भी। इसमें कई गतिविधियां शामिल हैं, जैसे पैसों के असली स्रोत को छुपाना, कंसीलमेंट, उस अवैध पैसे को अपने कब्जे में रखना, पोजेशन, उस पैसे से कोई संपत्ति खरीदना, एक्विजिशन, उस पैसे का किसी भी काम में इस्तेमाल करना, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या? उसे दुनिया के सामने एक बेदाग मेहनत की कमाई वाली संपत्ति के रूप में पेश करना। अच्छा, मतलब अगर वो अधिकारी उन 5 करोड़ से एक फार्म हाउस खरीद कर कहता है कि ये तो मैंने अपनी सैलरी बचाकर बनाया है, तो वो भी मनी लॉन्ड्रिंग है। बिल्कुल। और कानून में एक और दिलचस्प बात है, वो कहता है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक निरंतर गतिविधि है, अ कंटिन्यूइंग एक्टिविटी। निरंतर गतिविधि, इसका क्या मतलब हुआ? इसे ऐसे समझिए कि चोरी करना एक घटना है, एक बार का काम, लेकिन चोरी का माल अपने घर में रखकर उसका मजा लेना एक लगातार चलने वाला अपराध है। अच्छा। पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग को इसी नजर से देखता है। जब तक वो अधिकारी उस काले धन से खरीदे फार्म हाउस में रह रहा है या उसकी आय का आनंद ले रहा है, वो हर रोज मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध कर रहा है। वाह, वो ये नहीं कह सकता कि पैसा तो सालों पहले मिला था, अब बात खत्म। नहीं कह सकता, अपराध जारी है। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। अगर कानून इसे इतना बड़ा अपराध मानता है तो जाहिर है कि सजा भी सख्त होगी। धारा 4 इसी अंजाम की बात करती है। सजा काफी सख्त है। कितनी? दोषी को सख्त जेल की सजा होती है, जो 3 साल से कम नहीं होगी, लेकिन 7 साल तक बढ़ाई जा सकती है। और जुर्माना? और साथ में जुर्माना भी लगाया जाएगा, जिसकी कोई ऊपरी सीमा तय नहीं है। कोई ऊपरी सीमा नहीं। और क्या इसका कोई अपवाद भी है? मतलब क्या सजा और भी ज्यादा हो सकती है? हाँ, एक महत्वपूर्ण अपवाद है। अगर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नारकोटिक्स यानी नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे गंभीर अपराध से जुड़ा है, तो सजा की ऊपरी सीमा 7 साल से बढ़कर 10 साल तक हो सकती है। 10 साल, ये तो बहुत गंभीर है। अब ये मुझे अखबारों की हेडलाइंस की याद दिलाता है। हम अक्सर पढ़ते हैं कि ईडी ने किसी की संपत्ति जब्त कर ली या कुर्क कर ली। इसके पीछे की कानूनी शक्ति क्या है? वो ऐसा कैसे कर पाते हैं? यहीं पर धारा 5 का प्रावधान आता है, जो संपत्ति की कुर्की यानी अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी से संबंधित है। और ये क्या कहता है? अगर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के किसी वरिष्ठ अधिकारी के पास ये मानने का कारण है कि कोई संपत्ति अपराध की आय है और उसे तुरंत नहीं रोका गया, तो उसे छिपाया या बेचा जा सकता है। तो वो एक लिखित आदेश से उस संपत्ति को अस्थायी रूप से 180 दिनों के लिए कुर्क कर सकता है, हो सके। इस पूरी प्रक्रिया में मुख्य खिलाड़ी कौन है? हम ईडी का नाम तो सुनते हैं, पर क्या और भी एजेंसियां हैं? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो 3 मुख्य एजेंसियां हैं। इसे ऐसे समझिए कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग एक बीमारी है, तो सबसे पहले आती है वित्तीय खुफिया इकाई भारत यानी FIUIND। FIUIND। हाँ, ये वो डायग्नोस्टिक लैब है जो खून की जांच करके बताती है कि शरीर में कुछ गड़बड़ है। मतलब ये पैसों के लेन देन में गड़बड़ी पकड़ती है? बिल्कुल। ये बैंकों और अन्य संस्थाओं से लाखों वित्तीय लेन देन का डेटा इकट्ठा करती है और उसमें से संदिग्ध पैटर्न ढूंढती है। जब उसे कोई रेड फ्लैग मिलता है तो वो ये जानकारी आगे भेजती है। और वो जानकारी किसे भेजती है? वो भेजती है दूसरे खिलाड़ी को, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी। ये वो डॉक्टर या सर्जन है जो उस रिपोर्ट को देखकर असल ऑपरेशन करता है, मतलब जांच करता है। पड़ने पर संपत्ति कुर्क करती है। और तीसरा कौन है? तीसरी है न्याय निर्णयन प्राधिकारी यानी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। आप इसे एक तरह की स्पेशल कोर्ट या मेडिकल बोर्ड समझ सकते हैं। इसका क्या काम है? जब ईडी किसी संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क करती है, तो उसे इस अथॉरिटी से पुष्टि करवानी पड़ती है। यह अथॉरिटी देखती है कि ईडी की कार्रवाई कानून के हिसाब से सही है या नहीं। ये तो पूरा एक इकोसिस्टम है। हाँ। लेकिन ये एजेंसियां हर एक लेन देन पर तो नजर नहीं रख सकती। सही बात है। यहीं पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों की भूमिका आती होगी। पर क्या ये उन पर बहुत ज्यादा बोझ नहीं डालता? आपका सवाल बहुत वाजिब है। ये निश्चित रूप से उन पर एक बड़ा बोझ है, लेकिन वे वित्तीय प्रणाली के गेटकीपर हैं। धारा 12 उनके कर्तव्यों को बहुत स्पष्ट रूप से बताती है। क्या है उनके मुख्य कर्तव्य? उनके 4 मुख्य कर्तव्य हैं। पहला, सभी लेन देन का रिकॉर्ड रखना और इन रिकॉर्ड्स को लेन देन की तारीख से 5 साल तक संभाल कर रखना। 5 साल तक। और दूसरा, ग्राहक की पहचान और असली मालिक यानी बेनिफिशियल ओनर के रिकॉर्ड को बनाए रखना। ये रिकॉर्ड व्यापारिक संबंध खत्म होने के 5 साल बाद तक रखना होता है।
और तीसरा, कुछ खास तरह के लेन देन की जानकारी FIU IND को देना। और चौथा, इस सारी जानकारी को पूरी तरह से गोपनीय रखना। ठीक है, तो FIU IND को किस तरह के लेन देन की रिपोर्ट करने की जरूरत होती है? क्या मेरे हर छोटे मोटे UPI पेमेंट की भी रिपोर्ट होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे ऐसे समझें कि FIU IND एक बहुत ही चौकन्ना सिक्योरिटी गार्ड है। अच्छा। वो हर आने जाने वाले को नहीं रोकता, लेकिन अगर कोई 10 लाख रुपए कैश का बड़ा सूटकेस लेकर आता है या कोई NGO अचानक से विदेशों से बहुत पैसा लेने लगता है, तो वो गार्ड उसे रोककर पूछताछ जरूर करेगा। तो ये रेड फ्लैग्स क्या क्या है? कुछ मुख्य रेड फ्लैग्स हैं। 10 लाख से ज्यादा के सभी नकद लेन देन, ठीक है। जाली नोटों से जुड़े कोई भी लेन देन, 5 लाख से ज्यादा के विदेशी वायर ट्रांसफर और 50 लाख से ज्यादा की जमीन जायदाद की खरीद फरोख्त। अच्छा, और आपने NGO का जिक्र किया था। हाँ, कानून में ये नियम भी है कि गैर लाभकारी संगठनों यानी NPOs को मिलने वाले 10 लाख से ज्यादा के सभी डोनेशंस की रिपोर्ट भी FIU IND को की जानी चाहिए। समझ गया। लेकिन इन सब से ऊपर एक रिपोर्ट है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है संदिग्ध लेन देन रिपोर्ट यानी STR। STR, इसमें क्या खास है? खास बात यह है कि ये किसी रकम पर आधारित नहीं है। अगर बैंक को किसी भी लेन देन पर शक होता है, चाहे वो 100 रुपए का ही क्यों ना हो, तो उसे 7 दिनों के अंदर इसकी रिपोर्ट करनी होती है। मतलब ये शक पर आधारित है, सबूत पर नहीं। बिल्कुल। यही प्रोएक्टिव निगरानी इस कानून को मजबूत बनाती है। और इन सब कामों को सुनिश्चित करने के लिए हर बैंक में 2 खास अधिकारी होते हैं। कौन? एक प्रधान अधिकारी और एक नामित निदेशक। ये सीधे तौर पर इन नियमों के पालन के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो अगर आज की पूरी चर्चा को समेटें तो उस 5 करोड़ रुपए के साथ चले हमारे भ्रष्ट अधिकारी के लिए PMLA ने हर कदम पर एक जाल बिछा रखा है। बिल्कुल। पहले तो अपराध की आय की परिभाषा इतनी व्यापक है कि वो पैसे को कहीं भी निवेश करे वो बच नहीं सकता। सही बात है। फिर बैंकों के ऊपर बेनिफिशियल ओनर को पहचानने और संदिग्ध लेन देन की रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी है। और अगर वो फिर भी किसी तरह कामयाब हो जाता है तो ED जैसी एजेंसियां उसकी संपत्ति कुर्क कर सकती हैं और उसे सालों के लिए जेल भेज सकती हैं। बिल्कुल। और ये हम सब के लिए इसलिए मायने रखता है क्योंकि जब काला धन सिस्टम में घूमता है तो वो महंगाई बढ़ाता है, ईमानदार टैक्स पेयर्स पर बोझ डालता है और देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकता है। सही कहा। ये कानून हमारी वित्तीय प्रणाली में विश्वास बनाए रखने की एक मजबूत ढाल है। जी हाँ। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अब श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। कानून में सीमा पार निहितार्थ वाले अपराध यानी ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशंस का उल्लेख है। इस पर सोचिएगा कि एक देश का कानून उस अपराध से प्रभावी ढंग से कैसे लड़ सकता है जो अपनी प्रकृति से ही अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का सम्मान नहीं करता। मनी लॉन्ड्रिंग तो एक ग्लोबल समस्या है। बिल्कुल। तो PMLA को इस वैश्विक दुनिया में सफल बनाने के लिए, जैसा कि धारा 56 में भी जिक्र है, असल में किस तरह के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत होगी।